कोई देवी देवता है जिसके हाथ में अस्त्र शस्त्र ना हो? मूर्ख, अनपढ़, जाहिल कथावाचकों को सुनने के लिए आपकी महिलाएं 10 बार, 20 बार, 25 बार जाती हैं और वो जो उनके दिमाग पर ठोक देता है उसको लेकर के आ जाती हैं। भाई हम तो मूर्ख हैं, हम तो ओबीसी वाले तो मूर्ख होते हैं, कावड़ होते हैं, धर्म के अंधे होते हैं, बीजेपी के गुलाम होते हैं, जो अपने ऊपर छत्री तो लादे रहते हैं, कुर्मी छत्री, अहीर छत्री, मौर्य छत्री और निषाद भी जल पछाड़ छत्री, जल पछाड़ छत्री है भाई। और प्रजापति तो ब्राह्मण है। तो फूलन देवी ने क्या किया? क्या किया? दुष्टों का संहार किया। और फूलन देवी के भी जब तस्वीर देखते हैं तो हथियार है हाथों में भी और माला भी लटकी है। तो अब बताइए कि उन्हीं के शब्दों में, भाई हम कुछ नहीं जानते, उन्हीं के धर्मशास्त्रों के हिसाब से फूलन देवी देवी हुई कि नहीं? तो फिर तकलीफ कहां है? भाई हम अपनी परिभाषा नहीं बता रहे हैं, हम आपके हिसाब से ही परिभाषा बता रहे हैं कि फूलन देवी वीरांगना क्यों। और फूलन देवी जैसी वीरांगना अगर हमारे घरों में पैदा हो जाए तो जो नपुंसक किस्म के बलात्कारी है ना, उनकी हालत खराब हो जाएगी और जो बलात्कार का रेशियो है वो आधा कम हो जाएगा। अपने अपने घरों में सिर्फ फूलन देवी पैदा करो, अपने अपने घरों में सावित्री बाई फूले, ऊदा देवी पासी, रमाई, अवंती बाई लोधी, झलकारी बाई पैदा करो, समस्या नहीं रह जाएगी, खुद ही निपटा लेंगी ये सब आदि दिक्कतों को। अब एक दूसरी समस्या पर आता हूं। अभी बताया गया कि फूलन देवी जी जो पूर्व सांसद थी वो जालौन जिले के एक गुढ़ा गांव की थी। फूलन देवी जी के गांव जिस क्षेत्र में पड़ता है उस विधानसभा का नाम है कालपी विधानसभा। कालपी विधानसभा से उन्हीं का नाम लेकर के अपनी राजनीतिक दुकानदारी चलाने वाली एक पार्टी जिसका नाम है निषाद पार्टी, उसने एक ठाकुर समाज के व्यक्ति को टिकट दिया। सही किया या गलत? गलत किया। यही सोचते हुए मैं फूलन देवी जी के गांव गया। मैंने कहा वहां के गांव के लोगों से प्रतिक्रिया लेता हूं जरा कि इस गांव के लोग क्या सोचते हैं। जब उस गांव में घुसा तो जो लोग सड़क पे बैठे हुए थे उनसे मैंने पूछा, भैया आपके यहां से किसको टिकट हुआ है? अलग अलग पार्टियों से, तो अलग पार्टियों के नाम बताए। बोले भैया थरिया भरा भोजन, मतलब भोजन भरी थाली, मतलब निषाद पार्टी का चुनाव चिन्ह है, हम उसको वोट देंगे। हमने किस समाज से हो? बोले केवट समाज से, निषाद समाज से। जिस फूलन देवी की लड़ाई जिस एक जाति से नहीं थी, जिस मानसिकता से थी, जिस मानसिकता के व्यक्ति को, हमारी लड़ाई किसी वर्ग या जाति से नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम बीपी सिंह की जयंती ना मना रहे होते। हम बीपी सिंह की जयंती मनाते हैं जबकि ठाकुर वर्ग के थे। हम अर्जुन सिंह को मानते हैं बल्कि ठाकुर वर्ग से थे, मानते हैं ना। हम राहुल सांकृत्यायन को मानते हैं जबकि ब्राह्मण थे। हम उस हिमांशु कुमार के साथ खड़े हैं जिनको आदिवासियों की लड़ाई लड़ने के लिए 5 लाख का जुर्माना हुआ है, बल्कि ब्राह्मण में जन्म लिया है। इसका मतलब हमारी लड़ाई उस सामंतवादी और मनुवादी मानसिकता से है जो किसी भी जाति वर्ग के व्यक्ति के अंदर हो सकती है। तो जिस व्यक्ति को वहां से टिकट दिया गया वो उसी सामंती मानसिकता का था। फिर भी वहां के निषाद लोग केवल फूलन देवी जी का घर छोड़ करके, उनकी माता से भी मिला, उनके परिवार के अन्य लोगों से मिला, फूलन देवी जी के घर को छोड़ करके सब लोग निषाद पार्टी के समर्थन में खड़े थे। इसको सही मानते हैं या गलत? गलत। तो अब सवाल यह है कि ऐसा हुआ क्यों? बीजेपी आरएसएस को गाली देने से समय मिल जाए तो इस पे भी चर्चा कर ली जाए कि ऐसा हुआ क्यों। ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि हम लोगों ने सत्ता परिवर्तन पर फोकस किया। हम लोगों ने कांसीराम साहब की एक बात तो पकड़ ली कि सत्ता हर चीज की कुंजी है, लेकिन कांसीराम साहब की दूसरी बात नहीं समझी कि बिना सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन हुए अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो वह हमारे किसी काम का नहीं है। आपने ये लाइन नहीं पकड़ी। जब ये लाइन नहीं पकड़ी तो जिन लोगों को आप सत्ताओं में बैठालते रहे
वो उसी मनुवाद और सामंतवाद की व्यवस्था के पोषक बने रहे। और उन लोगों ने जिस तरह का समाज डेवलप किया है, भाई डेवलप इसी तरह का समाज किया गया। मैंने वहां जब एक व्यक्ति से पूछा कि आपको पता है कि आपके समाज का ये टिकट कितने करोड़ों में बिका है, तो कंधे पर कुल्हाड़ी रखे हुए एक निषाद समाज के व्यक्ति ने बड़े गर्व से कहा 2 करोड़ में बिका है टिकट, 2 करोड़ में। उसके अंदर 2 करोड़ में टिकट बिकने की भावना गर्व के साथ थी। आप मूर्ख कह सकते हैं, लेकिन ये भावना पैदा किसने की उस व्यक्ति के अंदर? किसने पैदा की कि अपने जाति का नेता जो करे उसको सही मानो? किसने बताया उसको? उन लोगों ने जो पहले सत्ता में आए, उन लोगों ने समाज को यह सिखाया कि अपने जाति के व्यक्ति को मंच पे पैसों की माला से लाद दिया जाए तब भी उसको देवी समझो। किसने बताया? किसने बताया कि तुम्हारी जाति का व्यक्ति हाथ में फरसा लेके भी निकल जाए फिर भी उसको देवता मानो? किसने बताया? तो निषाद क्या गलत कर रहे हैं? तुमने अभी तक सिखाया ही यही है। और अभी निषाद छोड़िए, अभी प्रजापति भी यही करेंगे, अभी विश्वकर्मा भी यही करेंगे। क्यों? क्योंकि जो जातियां अपने आप को छत्रत्व के बोध तले दबाए हैं, कुर्मी और अहीर, इन्होंने किया ही यही है। इन्होंने समाज को दिया ही यही है, घनघोर जातिवाद। इन 2 जातियों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कुर्मी और यादव की। क्यों? कुर्मी, यादव और मौर्य, इन 3 के पास ठीक ठाक दुकानें हैं, ठीक ठाक नेता भी ठीक है, विधायक भी ठीक है, मंत्री भी ठीक है, अधिकारी भी ठीक है। अब अगर किसी नाई समाज के व्यक्ति से मैं कहूं यार जातिवाद ना करो, अब नाई क्या जातिवाद करेगा? कहां से करेगा? ना विधायक है, ना सांसद है, ना मंत्री है, जातिवाद कहां से करेगा? तो जातिवाद पहले अपना छोड़ो। अगर कुर्मी, यादव, मौर्य और एससी में जाटव अगर किसी कुर्सी पर बैठे हो तो अपने वाल्मीकि समाज को, खटीक समाज को, विश्वकर्मा समाज को, नाई समाज को, मौर्य समाज को, चौरसिया समाज को नीचे से उठा करके गले लगाओ, तब तुम दूसरे से कह सकते हो कि अपनी जातिवाद से बाहर निकलो। केवल इस मन से बहुत आसान था, मैं ठाकुर ब्राह्मण को गाली देता, सारे लोग ताली बजाते। उससे होगा क्या? अपने भीतर झांको कि तुम क्या कर रहे हो। फूलन देवी जी का शहादत दिवस मनाया जा रहा है। आयोजक महोदय, आपकी कमेटी में कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? 20 लोग हैं। 20 लोगों में कितने लोगों की पत्नियां कार्यक्रम में आई हैं? कितने की आई? बीजेपी आरएसएस को गाली दे लो, बीजेपी आरएसएस बुरी है। बीजेपी आरएसएस ने रोका है क्या कि अपनी महिलाओं को कार्यक्रम में ना लेके आओ? किसने रोका है? एक समस्या हर मंच से, एक समस्या, हम तो सुधर गए, हमारी पत्नियां नहीं मान रही, बच्चे नहीं मान रहे। समस्या है तो समाधान खोजने दूसरे के अब्बा आएंगे कि खुद खोजोगे? तो समस्या अगर यह है कि पत्नियां नहीं मान रही तो समाधान यह है कि कार्यक्रम में लेके आओ। जिस तरीके से उन मूर्ख, अनपढ़, जाहिल, पूरा संवैधानिक शब्दों में बोल रहा हूं, मूर्ख, अनपढ़, जाहिल कथावाचकों को सुनने के लिए आपकी महिलाएं 10 बार, 20 बार, 25 बार जाती हैं और वो जो उनके दिमाग पर ठोक देता है उसको लेकर के आ जाती हैं। उसी तरीके से इस तरह से कार्यक्रमों में 5 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार लेकर के आओगे तो यहां से कुछ ना कुछ लेकर के जाएंगी। मगर अफसोस, कार्यक्रम से निकलो, बीजेपी आरएसएस को गाली दो। इन महिलाओं को क्या मतलब है लेटरल एंट्री से? क्या ज्ञान दूं लेटरल एंट्री पर? इन महिलाओं को क्या समझाऊं कि निजीकरण से आपका आरक्षण छीना जा रहा है? आधे से ज्यादा लोग तो नौकरी में होंगे ही नहीं। जिनकी नौकरियों में लेटरल एंट्री और निजीकरण से खतरा है उनको तो पता है कि कौन दुश्मन है। जिसको बताना है कि कौन दुश्मन है उसके मन की बात ही नहीं हो रही है। तो अनुरोध यह है कि कम से कम फूलन देवी जी की शहादत मना रहे थे तो अपने घर की महिलाओं को ले आते, बच्चों को ले आते, तो सॉल्यूशन अपने आप मिल जाता। महिलाएं खुद अगले बार कहने लगती कि यार कार्यक्रम ठीक होता है, चलो अगली बार हम भी चलते हैं। कुछ तो बदलाव होगा। मगर तरीका वही है कि सामने वाले को गाली देनी है, खुद अपने ऊपर नहीं पूछना है कि हम कर क्या रहे हैं। तो मैं फिर से उसी बात पर घूम के आता हूं। फूलन देवी जी के गांव में
उस फूलन देवी जी के गांव में निषादों में अशिक्षा है। एक शिक्षा विभाग के अधिकारी ने मुझसे कहा कि नीरज भाई, आप जिस गांव में गए थे उस गांव में अशिक्षा बहुत है, इसलिए फूलन देवी जी से जुड़े हुए लोगों को यह पता ही नहीं होगा कि शेर सिंह राणा खुलेआम सांड की तरह घूम रहा है। पता ही नहीं होगा कि फूलन देवी जी का हत्यारा लगातार बेल पर बाहर है और उसको एक जाति के लोग लगातार हिंदू हृदय सम्राट बनाते हुए उसका सम्मान कर रहे हैं, ये पता ही नहीं होगा। तो मेरा अगला सवाल था कि अशिक्षा है किसकी वजह से? अशिक्षा है किसकी वजह से? बीजेपी की वजह से। कितने दिनों से बीजेपी है? मैं सिर्फ इन बातों से यह कहना चाह रहा हूं कि अपने इर्द गिर्द के लोगों से सवाल करो, खुद से सवाल करो कि हम इस बदलाव में कितने बाहक हैं। हैरत की बात देखिए कि अन्ना हजारे आंदोलन के समय में मैं हिंदुस्तान पेपर में काम करता था। मेरे अलावा तमाम सारे लोग अन्ना हजारे आंदोलन के समर्थन में थे, मैं विरोध में था। तो मेरे संपादक जी एक दिन बोले, नीरज भाई आप अन्ना आंदोलन के विरोध में क्यों हैं? तो मैंने कहा आप समर्थन में क्यों हैं? क्या है अन्ना आंदोलन में? तो बोले भ्रष्टाचार के विरोध में है। तो मैंने कहा कि आप कहते हैं कि मीडिया कहता है, खासतौर से दलाल भांड कॉरपोरेट दरबारी मीडिया कहता है कि पूरा देश अन्ना के समर्थन में है। उस समय कहा गया था यही बात। तो पूरा देश अगर अन्ना के समर्थन में था, मतलब भ्रष्टाचार के विरोध में था, तो फिर उस समय भ्रष्टाचार कर कौन रहा था? सवाल है कि अगर पूरा देश भ्रष्टाचार के विरोध में था तो भ्रष्टाचार कर कौन रहा था? वही सवाल मेरा आप लोगों से है कि हर मंच पे कहा जाता है पाखंड अंधविश्वास का विरोध करो, लाल धागा काट लो, कावड़ में ना जाओ। तो अंधविश्वास और पाखंड कर कौन रहा है जब सब विरोध में है? तो कोई दूसरे ग्रह से आ रहे हैं क्या करने लोग? अभी इतने ही लोगों से पूछना चाहता हूं कि इतने लोगों में कितने ऐसे घर हैं जिनके घर में कोई भी पाखंडी देवी देवता का चित्र नहीं है? हाथ उठाइए। एक भी नहीं है इतने लोगों के घर में, ना कभी कोई। अच्छा, महिलाओं से पूछना चाहता हूं कितने लोग हैं ऐसे जो करवा चौथ व्रत नहीं रहती हैं? अच्छा, है ही कितने? लेकिन फिर भी बहुत लोग हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि अपने जैसी महिलाएं तैयार करिए और उन महिलाओं को कार्यक्रम में लेके आइए और बताइए कि हम इतने सालों से करवा चौथ नहीं रह रहे हैं, हमारे पति देव अभी भी जीवित हैं। हमारी पत्नी नहीं रहती लेकिन हम तो जीवित हैं। तो इन प्रैक्टिकल को अपने मन में नहीं समेटना है, लेकिन धीरे धीरे इन बातों को चर्चा जरूर करना है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, इस मंच पर एक बदलाव हुआ है और उस बदलाव को अगर आप समझ पा रहे हैं तो ये समझिए कि जयंती है फूलन देवी की, लेकिन मुख्य अतिथि हैं लक्ष्मण यादव, दूसरे अतिथि हैं महेंद्र लोधी जी, तीसरे अतिथि हैं नीरज भाई पटेल जी और अमृता बौद्ध जी उसका अध्यक्षता कर रही हैं एक महिला होकर के। तो कुछ बदलाव समझ में आ रहा है। जब ये समस्या है कि बहुजन एकता आएगी कैसे? वो आएगी, संत जी ने अभी सुनाया ना गीत, संत जी जैसे लोगों के गीतों से आएगी। संत जी ने बड़ा दिल दिखाना होगा, बड़ा दिल। केवल अपनी अपनी जाति के महापुरुषों को पूजने से बहुजन यूनिटी नहीं बनेगी। बड़ा दिल दिखाना होगा, एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। और सुनील निषाद जी, गुरु निषाद जी ने जो आज किया, जिस जाति का महापुरुष उस जाति का मुख्य अतिथि और अध्यक्षता कतई नहीं होनी चाहिए, ये हर कार्यक्रमों में शुरू करिए। बदलाव के वाहक खुद से बनिए, तब हम उन विषयों पर चर्चा कर पाएंगे कि यूनिवर्सिटीज में, अभी लक्ष्मण जी ये सब कुछ बताएंगे कि यूनिवर्सिटीज में किस तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां होने से रोका जा रहा है, किस तरीके से सरकारी सिस्टम में आप लोग ना आ पाए उससे रोका जा रहा है। लेकिन उसको रोकने के लिए केवल मसीहा मत तलाशिए। अच्छा, एक और सिस्टम तैयार हुआ कि जिस भी वर्ग में जागरूक लोग पैदा हो गए, जैसे यादव बहुत जागरूक हो गए, कुर्मी बहुत जागरूक हो गए, निषाद जागरूक हो गए, जाटव जागरूक हो गए, तो अभी जागरूकता के लेवल में एक अंतर है। जैसे यादव जागरूक हुए या कुर्मी जागरूक हुए,
तो जो जागरूक हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो गांव में रह रहे हैं, मैं पहले जागरूकों पे आ रहा हूं, क्योंकि यहां जागरूकों को ही ज्ञान पहले दिया जाए, जो कह रहे हैं कि हम जागरूक हो गए। उन जागरूकों से मैं हैरत होती है मुझे इस बात पे, भैया हम सामाजिक न्याय वाले हैं, हम पाखंड, अंधविश्वास, दकियानूसी ख्यालात, इन सब के विरोध में हैं। मगर जो लोग इस सिस्टम के विरोध में खड़े हैं वो भी मसीहा अपनी जाति में ही तलाश रहे हैं। इस बात को समझिएगा। जो लोग इस सरकार के नीतियों को देखते हुए उनके सिस्टम को समझ रहे हैं, वो भी ये तलाश रहे हैं कि हमारे समाज का कोई व्यक्ति बोले तब हम तारीफ करेंगे। भाई चंद्रशेखर की तारीफ क्यों नहीं हो सकती? ओम प्रकाश राजभर कुछ अच्छा बोले, उनकी तारीफ क्यों नहीं हो सकती? मौर्य समाज के लोग अखिलेश यादव के अच्छा करने पर तारीफ क्यों नहीं कर सकते? कुर्मी समाज के लोग चंद्रशेखर के अच्छा करने पर क्यों नहीं कर सकते? डॉक्टर उदित राज कुछ अच्छा बोले तो वाल्मीकि उस पर क्यों नहीं अच्छा बोल सकते? किसी अन्य समाज के लोग कोई अच्छा काम करें तो उसमें खटीक समाज के लोग क्यों अच्छा नहीं बोल सकते? क्योंकि हमने समाज ऐसा ही तैयार किया है। हमने अभी तक समाज को ऐसे ही तैयार किया है कि या तुम उनकी तरफ खड़े हो, और जब उनके विरोध में खड़े हो तो तुम ढूंढ रहे हो कि हमारे लिए यादवों का सामाजिक न्याय तब है जब लक्ष्मण यादव कुछ बोल दें, तब वो सामाजिक न्याय की बात है। और कुर्मियों का सामाजिक न्याय तब है जब नीरज पटेल कुछ बोल दें। या हम लोग तो बहुत छोटी चीज है, अखिलेश यादव साल डेढ़ साल में कुछ भी बोल दें, भैया यार बोल दो, वही वीडियो हम लोगों को दिखाएंगे। एक बार बोल दो यार भैया, जातिवार जनगणना पे एक लाइन बोल दो, उसी से दुकानदारी चल जाएगी। अनुप्रिया पटेल जी से संसद में कुछ तो बोल दो, 2 साल में 3 साल में कुछ बोल दो, वही वीडियो दिखा के कहेंगे देखो बीजेपी के साथ इसलिए है। ये सामाजिक न्याय है। इस सामाजिक न्याय को बदलना है। इसलिए बदलना है कि जब तक जाति के आधार पर वोट बैंक की बपौती बने रहोगे, तब तक जाति के नेता को यह पता रहेगा कि चाहे फरसा पकड़ ले और चाहे त्रिशूल पकड़ ले, चाहे गणेश पकड़ ले सूंड वाले, ये वोट बैंक हिलेगा नहीं, क्योंकि ये सामाजिक न्याय हम में ही ढूंढता है। और जब ये क्रॉस कर दो, क्रॉस कि जो समाज का नेता, समाज का व्यक्ति अच्छा करेगा, हम उसकी तारीफ करेंगे, उसके बारे में फेसबुक पे लिखेंगे, उसको कार्यक्रमों में बुलाएंगे, तो इनकी हालत खराब हो जाएगी, इनकी मजबूरी हो जाएगी काम करना। चंद्रशेखर आजाद ने, ओम प्रकाश राजभर ने, डॉक्टर उदित राज जैसे लोगों ने, दिलीप मंडल जी जैसे लोगों ने खूब काम किया, लेकिन अखिलेश जी को पता है कि तुम बेटा जाओगे कहां। कितनी भी गाली दे लो, कितना भी कह लो कि ये ललई यादव को तो जानते ही नहीं है, ये तो श्री कृष्ण वाले हैं, ये तो परशुराम वाले हैं, कितना भी कह लो, एंड में आओगे यही। इस धारणा को बदलना है। केवल मंचों पर सत्ता पक्ष को गाली देने से व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा। हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि जो सत्ता है वो है, जो है उसको 5 साल झेलना है, तो उसको झेलते हुए हम समाज तैयार करेंगे। ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अच्छे समाज के लिए काम करेंगे ना सब लोग अच्छे समाज के लिए। और जितने लोगों ने यहाँ हाथ उठाया कि हमारे घरों में कोई भी पाखंड का प्रतीक नहीं है, तो कम से कम हम अपने आस पड़ोस गली मोहल्ले के लोगों को ये समझाएंगे कि हम इस तरीके से पाखंड के प्रतीकों को अपने घर में इस्तेमाल नहीं होने देंगे। एक और निवेदन करना है मुझे कि अभी तक, हाँ, एक और बदलाव हुआ इस मंच पर। अभी तक पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों ने, कभी ऐसा हुआ है कोई कार्यक्रम के कभी प्रोफेसर या पत्रकारों को अतिथि या मुख्य अतिथि बनाया जाता हो? कभी हुआ है ऐसा? इक्का दुक्का कार्यक्रम होंगे। अभी तक पिछड़े और दलित नेता को ना, वही कह रहा हूं कि अभी तक खूब ट्राई मारा आपने, नकारे नेताओं को, कायर नेताओं को मंचों पे बैठाला। अभी तक खूब ट्राई कर लिया आपने अधिकारी। देखिए, जिनको लोग जाति महासभाएं कहते हैं, मुझे हैरत होती है कि जाति की महासभाएं क्यों कही जाती हैं। कुर्मी महासभा, कुशवाहा महासभा, निषाद महासभा, कोई भी जाति की महासभा, जाटव महासभा, क्या कभी किसी सिपाही अगर अयोध्या जिले में
कोई कुर्मी जाति का सिपाही आता है तो क्या कुर्मी महासभा सिपाही से पूछनी जाती है कि भैया कोई कमरे की जरूरत हो तो हमें बता देना? कभी जाती है पूछने किससे जाते हैं? भैया हमारे जिले में डीएम आ गए हैं, कुर्मी है क्या, इनको बुके दे आए जा करके। ये कौन सा जातिवाद है? मंत्री हो गए, उनके साथ फोटो खिंचवा लें, हाथों से लड्डू खा लें, ये कौन सा जातिवाद है? जातिवाद करना है तो अपने ही समाज के कमजोर लोगों के घर में बस्ता पहुंचाओ, किताबें पहुंचाओ, फ्री में एडमिशन करवाओ, उन लोगों को स्कूल की राह दिखाओ, जिन लोगों के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं उनके लिए फीस की व्यवस्था करवाओ, ये जातिवाद है। उनके घर के बच्चों को एडवोकेट्स बनवाओ, पत्रकार बनवाओ, ये जातिवाद है। ये कौन सा जातिवाद है जो महज डीएम और मंत्रियों के इर्द गिर्द घूमता रहता है? ये किस टाइप का जातिवाद है बताइए? कोई जाति महासभा हो जो कभी लेखपाल से पूछती हो कि भैया हमारे जिले में पोस्टिंग हो के आए हो, कोई तकलीफ हो तो बता देना। पूछने किससे जाएंगे? एसडीएम से। अरे एसडीएम को क्या जरूरत है यार तुम्हारे जातिवाद की? चार उसके बीच आगे पीछे वैसे ही टहल रहे हैं, लेकिन बुके लेके जाओगे एसडीएम के लिए। तो मेरा कहने का अभिप्राय सिर्फ इतना है कि पहले खुद से सवाल करो, खुद अपने अपने जाति के सिस्टम से बाहर निकलो। वो लोग जो दावा करते हैं कि हम 25 साल से 30 साल से जाति बंधन से मुक्त हो चुके हैं, उन लोगों से पूछो कि उन्होंने अपनी जाति छोड़ करके खटीक और वाल्मीकि में कितनी शादियां की हैं? कभी की हैं? भाई हम तो मूर्ख हैं, हम तो ओबीसी वाले तो मूर्ख होते हैं, कावड़ होते हैं, धर्म के अंधे होते हैं, बीजेपी के गुलाम होते हैं। जब मैं इस तरह की बात कभी फेसबुक पे लिख देता हूं तो कहते हैं जाओ अपनी अनुप्रिया पटेल से पूछो। हाँ, अनुप्रिया पटेल का ठेका लिए भाई, नाम में पटेल लगा है। चला हमको और लक्ष्मण यादव को पूरे जीवन भर ये साबित करना पड़ेगा कि हम अम्बेडकरवादी हैं, क्योंकि जन्म नहीं लिया है। हमको पग पग पे साबित करना पड़ेगा कि हम अम्बेडकरवादी हैं। और दूसरी तरफ जिन्होंने जन्म ले लिया उन्होंने कहा हम 30 साल से अम्बेडकरवादी हैं। खटीक में शादी की है, वाल्मीकि में शादी की है वो अपने घर में किसी की, भंगी में मेहतर में शादी की है वो अपने घर में किसी की। एक उदाहरण है, एक। फिर किस बात के अम्बेडकरवादी हो? क्योंकि जन्म लिए हो। तो तुम्हारे जन्म लेने में और उस ब्राह्मण के जन्म लेने में जो कहता है कि मैं जन्म से श्रेष्ठ हूं, मैं जन्म से पुजारी हो गया हूं, क्या फर्क है दोनों में? क्या फर्क है दोनों में? इसलिए मेरा अनुरोध है कि हम चूंकि अर्जक संघ के लोग हैं, हम लोग अम्बेडकरवादी लोग हैं, हम लोग जितने भी देश में तमाम सारे, देखिए एक और अनुरोध कर लेता हूं। एक बड़ी समस्या होती है हम लोगों में, ईगो बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है। ओबीसी एससी का ईगो तो इतना थोक में होता है कि साला छत ना टूट जाए, इतना ईगो टकराता है। इसी मंच से जिन लोगों ने कार्यक्रम में 2-3% भी सहयोग किया होगा और इस मंच से अगर उनका नाम नहीं लिया जाएगा तो कार्यक्रम बेकार। कार्यक्रम में कुछ था ही नहीं, वही लोग आ गए, आधी कुर्सियां खाली पड़ी नहीं, पीछे से कुछ हुआ ही नहीं कार्यक्रम में, और उसी व्यक्ति को मंच पे बुलवा दो। अरे शानदार कार्यक्रम, इससे बढ़िया कार्यक्रम तो आज तक फैजाबाद में कभी हुआ ही नहीं। इन छोटी छोटी बातों से उबर जाओ, इसलिए क्योंकि सामने जो है ना उसका इतना बड़ा दिल है, इतना बड़ा, और तुम्हारे लोगों का इतना सा दिल है, इतना सा। जब तक किसी को स्पेस नहीं दोगे, जब तक 10 लोगों के कार्यक्रम में 6 जातियों को शामिल नहीं करोगे, जब तक वैचारिक रिश्तेदारी नहीं बढ़ाओगे। वैचारिक रिश्तेदारी का मतलब समझ रहे हैं? वाल्मीकि भी मेरा रिश्तेदार हो सकता है, खटीक भी हो सकता है, पासी भी हो सकता है, ये वैचारिक रिश्तेदारी है। और जन्मजात रिश्तेदारी वो होती है जो आपको जन्म से मिली है, भले ही वो आपके विचारों का हो ना हो। तो इस वैचारिक रिश्तेदारी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम सबकी ही बनती है। इसलिए मैं छोटी छोटी चीजों पर अनुरोध करना चाहता हूं, बिना बीजेपी और आरएसएस को गाली दिए हुए, कि हम लोग अगर अपने अपने ईगो को छोड़ दें और ये बात छोड़ दें कि फलाने बैनर में किसके संगठन का नाम डला है। एक अनुरोध करता हूं आपसे, कोई ऐसा गांव या कोई ऐसा आस पड़ोस नहीं होगा जिसके अगल बगल में आप लोगों का विरोध न चलता हो। कन्फर्म होगा किसी न किसी से, होगा ही होगा। और ये भी तय है कि वो ओबीसी एससी का होगा, आपके जाति का भी होगा। तो अब ये समस्या, नीरज भाई आप ज्ञान तो बहुत देते हैं, आप बताओ हमारे गांव में कुर्मी मौर्या से लड़ रहा है, क्या कर लोगे आप समझाओ अपने कुर्मियों को आके। हम ठेका लिए भाई, पटेल लगा है। हमारे गांव में कुर्मियों ने जाटव लोगों को मार दिया, अब क्या करोगे आप? इसके लिए एक अनुरोध कर लेता हूं कि ठेकेदारी तो किसी के पास नहीं है, ठेकेदारी तो आपको जिनने दे रखी है
वो आपके वोटों से मंत्री बने बैठे हैं, पति पत्नी दोनों। और तमाम गुलाम देव टाइप के लोगों को बार बार कई सारे पद दिए जा रहे हैं। 12 साल के लड़कों के चरण भी धो रहे हैं, कुछ लोगों को स्टूल पे बैठा दिया जा रहा है, कुछ लोगों का घर गंगा जल से धुलवाया जा रहा है। ठेकेदारी तो उनको दे रखी है, हम लोगों को क्या दिया है? आज तक यहाँ बैठे हुए लोगों में से बता दो कभी किसी से वोट या नोट मांगा हो? किसी ने दिया है वोट या नोट? तो ठेकेदारी हमारी कैसे हो गई? क्योंकि हम बोलते हैं। तो चलो ठीक है, हमने अपनी ठेकेदारी स्वीकार की। उसके लिए एक अनुरोध है कि गांव, मोहल्ले, पड़ोस और ऑफिस के अंदर सबके आपस में क्लैश होते हैं, सबके। उन झगड़ों को नहीं सुलझाया जा सकता। कोशिश करिए कि मनमुटाव कम हो, मगर जब वही व्यक्ति, ये बीजेपी आरएसएस से सीखा है मैंने, जब वही व्यक्ति आरक्षण के लिए, जातिवार जनगणना के लिए, निजीकरण के खिलाफ में, लेटरल एंट्री के विरोध में जब खड़ा हो तो चुपचाप उसके कार्यक्रम में जाके सपोर्ट कर दो। ये सीखा है मैंने। आपसी झगड़े कितने भी कर लो, जिन लोगों को आप गाली देते हो उनके आपस में कितने भी क्लैश हों, लेकिन जब उनको ये पता होता है कि मोहल्ले में हमें पिछड़े या दलित समाज के किसी व्यक्ति को दबाना है तो एक हो जाते हैं। हो जाते हैं कि नहीं? ऐसा नहीं है कि उनमें आपस में झगड़े नहीं है, उनमें भी हजारों संगठन हैं, मगर जब आपको नुकसान पहुंचाना होता है, अपने सवर्ण आरक्षण को लागू करवाना होता है, तब सब एक हो जाते हैं। वैसे ही आप खूब लड़ लो, पट्टीदारी का झगड़ा कर लो, 2 इंच 1 इंच की जमीन के लिए भी लड़ लो, लेकिन जब मुद्दों की बात हो तब एक हो जाओ, चुपके से समर्थन कर दो। मैं तो यहां तक कहता हूं कि अपने कानों से सुन लो कि फलाना व्यक्ति आपका विरोध कर रहा है, आपके लिए उल्टा सीधा बक रहा है। मैं अपने से बता रहा हूं, कई लोगों को मैं सुन चुका हूं कि यार नीरज भाई बहुत अकड़ में रहते हैं, अपने घमंड में रहते हैं, फिर भी अगर वो व्यक्ति जातिवार जनगणना पर कार्यक्रम करेगा तो अपना पैसा लगा के जाऊंगा उसके कार्यक्रम में। हमें बीजेपी आरएसएस से कुछ मत सीखो, बड़ा दिल करना सीख लो। कितना भी तुम कह लो कि राष्ट्रपति मुखौटा है, भाई इतना तो कंफर्म है कि जब बीजेपी आरएसएस आपके किसी व्यक्ति को चुनती है तो उसमें कुछ क्वालिफिकेशन फिक्स है। जैसे उसको मूक बधिर होना चाहिए, अपने समाजों की समस्याओं पर मुंह खोलने वाला ना होना चाहिए, अपने भाषणों में बीच बीच में राम को ले आने वाला, महाभारत के पात्रों को ले आने वाला होना चाहिए, अपने भाषणों में बीच बीच में पौराणिक काल्पनिक चीजों का वर्णन करना चाहिए, दकियानूसी होना चाहिए, वैज्ञानिक अवैज्ञानिक सोच रखने वाला होना चाहिए, पाखंड पोंगापंथ को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए। समाज में भाई ये बात हो सकता है कि असंवैधानिक हो, लेकिन फिर भी कहूंगा और ठोक के कहूंगा क्योंकि मेरी रिसर्च है। पूर्व राष्ट्रपति जब राष्ट्रपति भवन से बाहर निकले, जब रिसर्च करिएगा, एक भी बात बिना रिसर्च के नहीं बोलता हूं। पूर्व राष्ट्रपति महोदय जब राष्ट्रपति भवन से बाहर निकले तब कहीं ना कहीं माथा टेकने और अपनी बेइज्जती करवाने जरूर गए। रिसर्च कर लीजिएगा इस बात को। जब उनको राष्ट्रपति भवन से निकाला गया तब कहा गया कि अपने समाज को गुलाम बनाने के लिए माथा टेकने जाओ। मौजूदा राष्ट्रपति महोदय को हमें गर्व है कि हमारे समाज की कोई महिला राष्ट्रपति बनी है, हमें भी गर्व है, लेकिन हमें शर्म है कि उस महिला के राष्ट्रपति बनने के बाद इन अनपढ़ जाहिल ब्राह्मणों की ये हिम्मत हो गई कि उसको शुद्धिकरण करे। मुझे शर्म है इस बात पे। जितना गर्व है उससे ज्यादा कहीं शर्म है कि उस महिला की डिग्निटी, उस महिला की काबिलियत ये है कि राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित करने के बाद वो नंदी के कान में मनोकामना मांगने जाए। मुझे शर्म है इस बात पर कि वो झाड़ू लगाने जाए राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनने के बाद। क्योंकि अंतर समझिए, बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं, उसका जवाब दे देता हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बीजेपी में भी तो हमारे समाज के नेता हैं, उनका समाज विरोध क्यों नहीं करता है, राष्ट्रपति आदिवासी बना दिया, उनका समाज विरोध क्यों नहीं करता है, प्रधानमंत्री ओबीसी बना दिया, उनका समाज विरोध क्यों नहीं करता है, कैबिनेट मंत्री इतने बना दिए। इसलिए विरोध नहीं करता है कि जब उनके समाज का व्यक्ति आपके यहाँ आता है तो सतीश चंद्र मिश्रा बन जाता है, इसलिए नहीं करता है और पूरी पार्टी कैप्चर कर लेता है। जब उनके समाज का व्यक्ति आपके यहाँ आता है तो उदयवीर सिंह बनकर के अखिलेश यादव से पूरे टिकट वितरण करवाता है और पार्टी का बंटाधार कर देता है। जब उनका व्यक्ति आपके यहाँ आता है तो हाथों में फरसा पकड़वा देता है और त्रिशूल पकड़वा देता है। लेकिन आपके व्यक्ति की हिम्मत है
कि जा करके उनके हाथ में संविधान की प्रस्तावना एक कार्यक्रम में करवा दे। एक में हिम्मत हो, मैं मान लूंगा कि पिछले और दलित वर्ग का व्यक्ति है। जब उनका व्यक्ति आपकी तरफ आता है तो अपनी विचारधारा को लात मार करके आता है, और जब आपका व्यक्ति वहां जाता है तो उनकी विचारधारा के चरणों में सर रख करके उस तरफ जाता है। ये अंतर है, इस अंतर को समझिए। अभी बहुत सारे लोगों को सुनना है, ज्ञान गंगा तो ऐसे चलती रहेगी। अनुरोध सिर्फ इतना है कि जितना वक्त मनुवाद, सामंतवाद, ब्राह्मणवाद, बीजेपी, आरएसएस, योगी, मोदी को गाली देने में लगाते हो, उतना वक्त अपने भाइयों को जगाने में लगा दो। जितना वक्त इस बात में लगाते हो कुर्मी, मौर्य, लोधी भाजपाई हो गए। नीरज भैया, इनको समझाओ, इनको समझाओ। कुर्मी, मौर्य, लोधी, निषाद भाजपाई होते तो ये कार्यक्रम कौन करवा रहा होता? भाजपाई नहीं है। तुमने बड़ा दिल नहीं दिखाया, तुमने अपने भाई को नीचे से उठा करके गले नहीं लगाया, इसलिए वो उनके बहकावे में चले गए। जिनको तुम मुखौटा कहते हो, तुम्हारी भी तो सरकारें थी, तुम स्टूल वाला एक डिप्टी सीएम ही बना देते। आज जिसको तुम डिप्टी सीएम कह रहे हो कि स्टूल मंत्री है, तुमने स्टूल मंत्री भी तो तैयार नहीं किया। जिस द्रौपदी मुर्मू को आज हम आप बैठ करके यहाँ कह रहे हैं कि मुखौटा है, तो पहले कांग्रेस की सरकार थी, तुमने क्यों नहीं बना दिया? क्यों नहीं बना दिया? बिहार में जब मौका मिला लालू यादव जी को, क्यों नहीं बना दिया? ये बातें कह दो तो समाजद्रोही हूं, लेकिन मैं समाज को तैयार करने आया हूं, आपके मन की बातें, लोभावनी बातें करने नहीं आया हूं। मैं चाहता हूं कि अंदर से, भीतर से हमारा सब समाज तैयार हो। अर्जक संघ के कुछ लोग बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, सीबी पटेल जी वगैरह तमाम लोग बैठे हुए हैं, हंस रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि आगे क्या बात करूंगा। पूछिए सीबी पटेल जी से। सार्वजनिक मंच पे ये बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन कह रहा हूं। सीबी पटेल जी ने ये बात इसलिए प्रूफ के साथ कह रहा हूं कि मैं जो बोल रहा हूं मैं वैसा ही जीवन जीता हूं। सीबी पटेल जी ने मुझे अर्जक संघ के कार्यक्रम में आयोजित किया, मैं कार्यक्रम में नहीं आया था। आया था लखनऊ के कार्यक्रम में आया था मैं, क्यों नहीं आया था बता दीजिए? मैं बता देता हूं, क्योंकि कार्यक्रम का आयोजन कुर्मी छत्री भवन में था, और मैंने इनसे कहा कि मैं छत्री कुर्मी हूं ही नहीं, मैं शूद्र हूं। पूछिए, सामने बैठे हैं। सीबी पटेल जी ने प्रतापगढ़ में कार्यक्रम रखा, लक्ष्मण भैया और मुझे बुलाया। उस कार्यक्रम में तादाद से ज्यादा कुर्मी थे। मैंने पूछिए टोका था कि नहीं टोका था? मैंने कहा नहीं आऊंगा कार्यक्रम में, इसमें कुर्मी ज्यादा है। यह भावना पैदा करनी पड़ेगी। केवल दूसरे के जातिवाद पर सवाल उठाने से काम नहीं बनेगा। छत्रित्व पता क्या होता है? जो अपने ऊपर, 2 मिनट बोल दूं, जो अपने ऊपर छत्रित्व लादे रहते हैं, कुर्मी छत्री, अहीर छत्री, मौर्य छत्री, और निषाद भी जल पछाड़ छत्री, जल पछाड़ छत्री हैं भाई। और प्रजापति तो ब्राह्मण है, और नाई ब्राह्मण है, शर्मा लिखते हैं। तो इन छत्रित्व धारण किए हुए लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर वर्ण व्यवस्था में ट्रांसफर लेने का सिस्टम है कि ट्रांसफर हम ले लेते हैं, मतलब कुर्मी से हम छत्री में चले जाएंगे, तो जब ट्रांसफर ले ही रहे हो तो डायरेक्ट छत्री क्यों नहीं बन जाते हो? दोयम दर्जे वाला क्यों अपना रहे हो? डायरेक्ट ब्राह्मण बन जाओ भाई, कुर्मी ब्राह्मण और सब लिखना शुरू कर दो। जब ट्रांसफर मिल ही रहा है तो डायरेक्ट ऊपर वाला ले लो। अब जो मैं कई मंचों पर कह चुका हूं, छत्रित्व पता क्या होता है? ये बात सही है कि यहां पर बैठी हुई कोई कौम ऐसी नहीं होगी जिस कौम के पूर्वज राजे महाराजा न रहे हो, कोई कौम ऐसी नहीं होगी। हर पूर्वज के कौम राजे महाराजे थे, लेकिन ट्रांसफर लेने की जरूरत क्या है? छत्रित्व का मतलब यह होता है कि किसी भी जाति का व्यक्ति अगर कुर्सी पर बैठा है, उसका छत्रित्व पता क्या है? कुर्मी का छत्रित्व यह है कि अगर उसके सामने कोई सामंतवादी किसी प्रजापति को गाली दे रहा है तो कुर्मी सामने आकर के कहे, खबरदार जो प्रजापति को गाली दे दी। यह छत्रित्व है। अहीरों का छत्रित्व यह है कि तुम्हारे सामने अगर कोई विश्वकर्मा को मार रहा है, तुम सामने आ जाओ, तो यह छत्रित्व है। ये झूठा छत्री लगा लेने से, छतरी टांग लेने से समाज का मान सम्मान नहीं बढ़ रहा है। तुम ये साबित कर रहे हो समय समय पर कि तुम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जी रहे हो। तुम्हें अपने समाज पर गर्व ही नहीं है। जाति गर्व का विषय नहीं है, शर्म का विषय है। मगर ये समाज, हमारा पूरा बहुजन समाज, पूरा तार्किक समाज गर्व का विषय है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। महेंद्र भाई और लक्ष्मण जी अभी विस्तार से आपको तमाम सारी चीजें समझाएंगे।
अंतिम बातों के साथ अपनी बात खत्म करूंगा कि किसी के कद को बढ़ाना, किसी के कद को घटाना मुझे आता नहीं हूं मोहतरम को मोहतरम कहना। चलो मिलजुल कर इस 85 वर्ग पर जान देते हैं, बहुत आसान है यूं टेंट हाउसों में बैठकर वंदे मातरम कहना। जय विज्ञान, जय संविधान। धन्यवाद।